एक बेहद ही गरीब परिवार की जवान लड़की जो शाम के समय अपनी ड्यूटी खत्म करके जब अपने घर के लिए निकलती है, अचानक रास्ते से ही कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद परिवार वाले हर जगहों पर उसे तलाश करते हैं। देखते ही देखते लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है और आखिरकार 22 दिनों के बाद एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर का एक थाना पड़ता है गोला। गोला थाने के अंतर्गत एक गांव आता है विष्णुपुर, और इसी विष्णुपुर गांव का रहने वाला है जयप्रकाश गुप्ता। जयप्रकाश गुप्ता, जिसकी उम्र है लगभग 55 साल के आसपास, जो ठेले पर सब्जियां बेचकर काफी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता है। जयप्रकाश के परिवार में सिर्फ उसकी 2 बेटियां ही हैं, क्योंकि कुछ साल पहले ही उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। जयप्रकाश की बड़ी बेटी का नाम है राधा और छोटी बेटी का नाम है प्रिया। प्रिया, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। जयप्रकाश अपनी बड़ी बेटी राधा की शादी भी कर चुका है, और प्रिया जो गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ रहकर एक शॉपिंग मॉल में नौकरी करती है। बात कर रहा हूँ मैं 26 जुलाई की शाम के लगभग 7 बजे के आसपास की। दरअसल प्रिया जब अपना काम खत्म कर लेती है, शाम के समय जब गोरखपुर से निकलती है, अपने पिता जयप्रकाश के नंबर पर फोन करती है और कहती है कि आज मैं घर आ रही हूँ। लेकिन देर रात तक भी प्रिया जब अपने घर पर नहीं पहुँचती है, जयप्रकाश अपनी बेटी प्रिया के नंबर पर फोन करता है, लेकिन अब प्रिया का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। बार बार फोन करने के बावजूद भी जब प्रिया के नंबर पर फोन नहीं लगता है, आखिरकार जयप्रकाश अपने उसी रिश्तेदार के नंबर पर फोन करता है जिसके यहाँ रहकर प्रिया नौकरी कर रही थी। लेकिन जब रिश्तेदार के नंबर पर फोन करता है तो मालूम चलता है कि प्रिया कब का अपने घर के लिए निकल चुकी है। रिश्तेदार जैसे ही इस तरह की बातें कहता है, ये सुनकर जयप्रकाश अब एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल जयप्रकाश को अब समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढे कहां पर। हालांकि बावजूद इसके जयप्रकाश अपनी तमाम कोशिश कर लेता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी प्रिया ना तो घर पर आती है और ना ही उसका मोबाइल ऑन होता है। लेकिन अगली सुबह तक भी प्रिया जब अपने घर पर नहीं आती है, न जाने क्यों जयप्रकाश को अपने दामाद सुनील के ऊपर ही शक चला जाता है। दरअसल प्रिया जो अक्सर अपने जीजा से बात करती रहती थी, इसीलिए अगले दिन सुबह सुबह जयप्रकाश अपने दामाद सुनील के नंबर पर फोन करता है और उससे अपनी बेटी प्रिया के बारे में पूछता है। साथ ही साथ उससे कहता है कि सच सच बता दो कि मेरी बेटी कहां पर है। लेकिन सुनील को जब मालूम चलता है कि प्रिया कहीं गायब हो चुकी है, ये जानकर सुनील भी काफी परेशान हो जाता है। सुनील अपने ससुर को लाख समझाने की कोशिश करता है कि मुझे प्रिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन जयप्रकाश अपने दामाद की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इसीलिए जयप्रकाश अब अपनी बेटी राधा के नंबर पर फोन करता है और राधा को धमकी देते हुए कहता है कि अपने पति को समझा दो और उसे बोल दो कि मेरी बेटी प्रिया जहां कहीं भी है सही सलामत मेरे घर पर भेज दे, वरना मैं थाने जा रहा हूं और सुनील के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दूंगा।
जब थाने जाने की धमकी देता है। ये सुनकर राधा भी एकदम से डर जाती है और साथ ही साथ अपने पति के ऊपर दबाव डालने लगती है। इस पर सुनील अपनी पत्नी के सर पर हाथ रखकर कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ कि मुझे वाकई में प्रिया के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। साथ ही साथ अपने पिता को समझा दो कि वो थाने ना जाए, वरना बेवजह ही पुलिस मुझे परेशान करेगी। दरअसल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जयप्रकाश ना तो थाने जाता है और ना ही इस बारे में पुलिस को कुछ बताता है, क्योंकि जयप्रकाश को अपनी इज्जत को लेकर भी डर सताने लगता है। हालांकि इस बारे में जब जयप्रकाश के पड़ोसी प्रिया के बारे में पूछताछ करते हैं तो जयप्रकाश अपने पड़ोसियों से भी झूठ बोल देता है। दरअसल जयप्रकाश पड़ोसियों से कहता है कि प्रिया गोरखपुर में अपने एक रिश्तेदार के घर पर है। उसके बाद जयप्रकाश अपनी बेटी को हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देता है। देखते ही देखते लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है। जयप्रकाश के साथ साथ उसकी बेटी और दामाद तीनों ही काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है, आखिरकार 17 जून की सुबह सुबह जयप्रकाश अपनी बेटी राधा के नंबर पर फोन करता है और रोते हुए अपनी बेटी से कहता है कि दरअसल प्रिया कहीं गायब नहीं हुई है, बल्कि मैंने ही उसकी हत्या कर दिया है। जब अपनी ही बेटी की हत्या के बारे में राधा से बताता है, ये सुनकर राधा भी एकदम से चौंक जाती है। राधा काफी हड़बड़ाहट में अपने पिता से कहती है कि आखिरकार तुमने प्रिया की हत्या क्यों किया है। इस पर जयप्रकाश अपनी बेटी को समझाते हुए कहता है कि मैंने उसे काफी समझाने की कोशिश किया था। दरअसल प्रिया गलत रास्ते पर निकल चुकी थी, लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी प्रिया जब मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई, इसीलिए मजबूर होकर मुझे इस तरह का कदम उठाना पड़ा। जयप्रकाश जब ये सारी बातें राधा से बताता है, राधा अब ये सारी सच्चाई अपने पति सुनील से बताती है। इधर सुनील को जब मालूम चलता है कि उसके ससुर ने उसकी साली की हत्या कर दिया है, सुनील को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। इसीलिए सुनील अपने एक दोस्त विनोद के नंबर पर फोन करता है और उससे सारी बातें बताता है। साथ ही साथ उससे पूछता है कि बताओ मैं अब इस पर क्या करूं। इस पर विनोद सुनील को समझाते हुए कहता है कि दरअसल ये हत्या का मामला है, इसीलिए तुम तुरंत ही नजदीकी थाने जाओ और जाकर पुलिस को सब कुछ बता दो, वरना अगर पुलिस को मालूम चल गया कि प्रिया की हत्या के बारे में तुम्हारे पूरे परिवार को मालूम था, तुम इस चक्कर में बुरी तरह से फंस जाओगे। विनोद जब इस तरह का सुझाव देता है, सुनील तुरंत ही गोला थाने में जाता है और जाकर ये सारी बातें पुलिस को बता देता है। इधर पुलिस को जैसे ही ये सारी सच्चाई मालूम चलता है, पुलिस तुरंत ही अपनी टीम के साथ विष्णुपुर गांव जयप्रकाश के घर पर पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस को जयप्रकाश मिल जाता है। पुलिस जयप्रकाश को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर जयप्रकाश से उसकी बेटी प्रिया की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन जयप्रकाश जब प्रिया की हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो एक ऐसी सच्चाई निकलकर सामने आती है जिसे सुनने के बाद हर किसी का सर शर्म के मारे झुक जाता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब जयप्रकाश की पत्नी की मौत हो जाती है। जब जयप्रकाश की पत्नी की मौत हो जाती है, उस वक्त जयप्रकाश की दोनों बेटियां मात्र 10 और 12 साल की होती है। पत्नी की मौत के बाद जयप्रकाश काफी मुश्किल से अपनी बच्चियों की परवरिश करता है। इधर राधा जब जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके बाद जयप्रकाश अपनी बेटी की शादी करने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। तभी उसे सुनील के बारे में मालूम चलता है। दरअसल सुनील जो उसी के बगल के गांव का रहने वाला है। जब उसे सुनील पसंद आ जाता है,
आखिरकार जयप्रकाश अपनी बेटी की शादी रीति रिवाज के तहत सुनील से कर देता है। राधा जब शादी कर अपनी ससुराल चली जाती है, उसके बाद जयप्रकाश के घर में सिर्फ जयप्रकाश और उसकी छोटी बेटी प्रिया ही रह जाती है। उस वक्त प्रिया जो अपने इलाके से हाई स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन प्रिया की जैसे ही इंटरमीडिएट की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तब तक प्रिया भी जवानी की दहलीज पर कदम रख देती है। एक दिन शाम के समय जयप्रकाश जब अपने घर पर पहुंचता है, उस वक्त प्रिया अपने घर के अंदर बाथरूम में नहा रही थी। जयप्रकाश जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करता है, उसी हालत में प्रिया नहाकर बाथरूम से निकलती है। दरअसल उसके सारे कपड़े भीगे हुए थे, इसीलिए उसका पूरा शरीर साफ साफ दिखाई दे रहा था। जयप्रकाश जैसे ही अपनी बेटी को इस हालत में देखता है, देखकर उसे अपनी पत्नी की याद आ जाती है। दरअसल जयप्रकाश की कहीं न कहीं अपनी बेटी को देखकर नीयत खराब हो जाती है। हालांकि उस वक्त तो जयप्रकाश अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन उसके बाद जयप्रकाश के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो जाता है कि जयप्रकाश अपनी ही बेटी की इज्जत लूटने का तय कर लेता है। उसके बाद जयप्रकाश एक सही मौके का इंतजार करने लगता है। जैसे ही एक सप्ताह का समय गुजर जाता है, एक दिन शाम के समय प्रिया जब खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और जब वो गहरी नींद में सो जाती है, जयप्रकाश चुपके से उसके कमरे में पहुंच जाता है और सोते समय ही प्रिया के साथ गलत हरकत कर देता है। हालांकि प्रिया उस समय चीखने और चिल्लाने की कोशिश तो करती है, लेकिन जयप्रकाश उसका मुंह दबा देता है। जब जयप्रकाश की हसरत पूरी हो जाती है, उसके बाद अपनी बेटी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर इस बारे में तुमने किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। जब अपनी बेटी को डराने की कोशिश करता है, प्रिया भी काफी डर जाती है और डर के मारे किसी को कुछ भी नहीं बताती है। लेकिन प्रिया जब इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है, इधर जयप्रकाश का हौसला भी काफी बढ़ जाता है। दरअसल उसके बाद जयप्रकाश का जब भी मन करता है, अपने ही घर के अंदर अपनी ही बेटी के साथ अपनी हवस पूरी कर लेता है। उस वक्त प्रिया जो अपनी बहन और जीजा के साथ बातचीत तो करती रहती है, लेकिन चाहकर भी इस बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाती है। लेकिन जब अपने पिता की हरकतों से परेशान हो जाती है, आखिरकार एक फैसला लेती है, अपना घर छोड़ देती है और फिर गोरखपुर में अपने रिश्तेदार के घर चली जाती है और फिर वहीं के एक शॉपिंग मॉल में नौकरी कर लेती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, बेटियां तो बेटियां ही होती हैं। जयप्रकाश जब अपने पिता से अलग होकर रहने लगती है, ना चाहते हुए भी प्रिया को अपने पिता को लेकर चिंता सताने लगती है। दरअसल प्रिया सोचती है कि जब मैं घर पर नहीं हूँ, न जाने मेरे पापा किस हालत में होंगे। इसीलिए वो बीच बीच में जब भी उसे मौका मिलता है, अपने पिता से मिलने के लिए घर पर आ जाती है। लेकिन प्रिया जब भी अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर पर आती है, जयप्रकाश इस मौके का भरपूर फायदा उठाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी प्रिया सारी तकलीफें और दर्द को झेलती रहती है और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है। हर रोज की तरह 26 मार्च को भी प्रिया जब अपना काम खत्म कर लेती है, अपने पिता से मिलने के लिए अपने घर के लिए निकलती है। लेकिन शाम के समय जब गोरखपुर से अपने घर के लिए निकलती है, सबसे पहले अपने पिता जयप्रकाश के नंबर पर फोन करती है और उससे कहती है कि मैं घर पर आ रही हूँ। उस वक्त जयप्रकाश जो मार्केट में सब्जियां बेच रहा था, इधर जयप्रकाश को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी घर आ रही है, ये सुनकर जयप्रकाश काफी खुश हो जाता है। दरअसल जयप्रकाश थोड़ी देर पहले ही अपने घर पर पहुंच जाता है और अपनी बेटी के आने का
इंतजार करने लगता है। इधर रात के 8 बजे तक प्रिया जब अपने घर पर पहुंचती है, काफी खुशहाल तरीके से खाना बनाती है। बाप बेटे दोनों मिलकर एक साथ ही खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद प्रिया अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन प्रिया जैसे ही अपने कमरे में जाती है, उसके थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश भी अपनी बेटी के कमरे में पहुंच जाता है और फिर पहले के जैसा ही प्रिया के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार प्रिया अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। लेकिन जयप्रकाश के दिमाग में इस प्रकार से शैतान हावी हो चुका था कि प्रिया के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। प्रिया जब अपने पिता की बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है, जयप्रकाश इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही प्रिया की गला दबाकर हत्या कर देता है। लेकिन प्रिया की जब मौत हो जाती है, उसके बाद भी जयप्रकाश अपनी बेटी को नहीं छोड़ता है, बल्कि मौत के बाद प्रिया की डेड बॉडी के साथ अपनी हवस पूरी कर लेता है। लेकिन जब होश में आता है, अब जयप्रकाश को जेल जाने का डर सताने लगता है। इसीलिए जयप्रकाश अब अपने आप को बचाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। दरअसल सबसे पहले घर के अंदर जाता है और घर के अंदर से एक तेज धारदार हथियार को लेकर आता है और उसी हथियार से प्रिया के सर और धड़ को अलग कर देता है। उसके बाद घर के अंदर से 3 बोरियां लेकर आता है। एक बोरी में उसके सर को रख देता है, दूसरी बोरी में उसके धड़ को भर देता है। वहां पर जो खून गिरा होता है, उसे साफ करने के लिए प्रिया के शरीर से सारे कपड़े उतार देता है और उसी कपड़े से घर की बेहतर तरीके से साफ सफाई करता है। साथ ही साथ उन सारे कपड़ों को तीसरी बोरी में पैक कर देता है और फिर रात के लगभग 2 बजे के आसपास तीनों बोरी को अपने ठेले पर लोड करके चुपचाप अपने घर से निकल जाता है। सबसे पहले रुकवा थाना क्षेत्र में जाता है और वहां पर एक झाड़ी में प्रिया के सर को फेंक देता है। उसके बाद धड़ और सारे कपड़े लेकर इसी गोला थाना क्षेत्र के नव नाला के पास जाता है और धड़ को भी उसी नाले में फेंक देता है। उसके बाद वापस अपने घर पर आता है। घर आने के बाद खुद नहा धोकर काफी सुकून के साथ गहरी नींद में सो जाता है। जब सुबह सोकर उठता है, अब अपने आप को बचाने के लिए अपने ही दामाद को फंसाने की कोशिश करने लगता है। अपनी बेटी को ढूंढने का नाटक शुरू कर देता है। साथ ही साथ अपने दामाद के नंबर पर फोन करता है और अपने दामाद को ही धमकी देते हुए कहता है कि तुमने ही मेरी बेटी को कहीं गायब कर दिया है, सही सलामत उसे मेरे घर भेज दो, वरना मैं थाने जा रहा हूँ। वाकई में जयप्रकाश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस जयप्रकाश को लेकर रुकवा थाना क्षेत्र में जाती है और झाड़ियों से प्रिया की डेड बॉडी को बरामद कर लेती है। क्योंकि 3 सप्ताह का समय गुजर चुका था, इसीलिए प्रिया की डेड बॉडी बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर जयप्रकाश को अपनी हिरासत में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।